क्या आपको अपने शहर के मेयर का नाम पता है? ज़ोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क के मेयर बनने के बाद ये सवाल सोशल मीडिया पर कल खूब उठा कि न्यूयॉर्क के चुनाव पर अपनी राय रखने वाले कितने भारतीयों को अपने शहर के मेयर का नाम भी पता है। उनके काम तो भूल ही जाइए। सवाल वाजिब है, क्यों ना आज ये किया जाए, अपने शहर के मेयर का नाम और काम दोनों पता किए जाएं। नमस्कार, मैं हूं रुचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। वो खबरें जो आप तक विस्तार से पहुंचाई जाती हैं, बिना शोर शराबे, बिना बहस, बिना लड़ाई, सहज और सरल ढंग से, ताकि आप वो खबर जान भी सकें और समझ भी सकें। आज खबरें अनकही में बात होगी राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्जाम और उसके फैक्ट चेक की। बात होगी अमेरिकी चुनावों में भारतीय जड़ों की। ज़ोहरान ममदानी अकेले नहीं है। बात होगी उस डॉन की जिसकी जमीन पर अब जनता के लिए घर बन रहे हैं और एक अच्छी मिसाल कायम हो रही है। साथ ही बात होगी उन डॉग ब्रीड्स की जिनको चंडीगढ़ में बैन कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए आज 121 सीटों पर वोटिंग हुई। पटना में लालू परिवार ने वोट डालने के बाद महागठबंधन की जीत का दावा किया। चिराग पासवान और मंत्री अशोक चौधरी ने भी मतदान किया। दूसरे फेज की 122 सीटों की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर लखीसराय में हमला किया गया। भीड़ ने विजय कुमार सिन्हा की कार को घेर लिया, पत्थर, गोबर, चप्पलें फेंकी और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। विजय सिन्हा बोले, आरजेडी के गुंडों ने यह हमला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 की सुनवाई के दौरान एक बार फिर से केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। सीजेआई गवाई ने स्थगन की मांग पर आपत्ति जताई। इससे पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेजे जाने के अनुरोध को लेकर केंद्र पर सवाल खड़े किए थे। बिहार में पहले चरण की वोटिंग से ठीक 24 घंटे पहले 5 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एच फाइल्स नाम से एक विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे वो हाइड्रोजन बम बता रहे हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी का सनसनीखेज आरोप लगाया। लेकिन अब इन आरोपों में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जिन महिलाओं के वोटर आईडीज को लेकर राहुल गांधी ने एक ब्राजील की मॉडल की तस्वीरें होने का दावा किया था, मीडिया ने उन्हीं महिलाओं को ट्रैक कर लिया और उनसे बात की, और इन महिलाओं ने वोट चोरी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब उन्होंने एक लड़की की तस्वीर दिखाई। उन्होंने कहा कि अलग अलग नामों से 22 जगह पर इस लड़की का नाम दर्ज है। कहीं सीमा, कहीं स्वीटी तो कहीं सरस्वती के नाम से 10 बूथों पर वोट डाला गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि ये तस्वीर ब्राजील की एक मॉडल की है और सवाल उठाया कि ब्राजील की एक मॉडल का नाम हरियाणा की वोटर लिस्ट में कैसे आया। लेकिन मीडिया ने उन महिलाओं को ढूंढ निकाला जिनकी वोटर आईडी को लेकर ये सारे आरोप लगाए गए थे, और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक अखबार ने खास तौर पर पिंकी जोगिंदर कौशिक से बात की, जो उन महिलाओं में से एक हैं जिनके वोटर कार्ड में वो तस्वीर थी जिसे राहुल गांधी ब्राजील की मॉडल बता रहे थे। पिंकी ने साफ साफ कहा कि मैं खुद 2024 में वोट डालने गई थी, यहाँ कोई वोट चोरी नहीं हुई है। पिंकी ने बताया कि जब उन्होंने अपने वोटर कार्ड के लिए आवेदन किया था तो पहली बार फोटो गलत छप गई थी। उसमें उनके गांव की एक दूसरी महिला की तस्वीर आ गई थी। उन्होंने तुरंत वो कार्ड लौटा दिया था, लेकिन अभी तक सही कार्ड नहीं मिला है। पिंकी ने कहा कि 2024 के चुनाव में उन्होंने अपनी वोटर स्लिप और आधार कार्ड की मदद से वोट डाला। मीडिया ने मुनीश देवी के देवर से भी बात की, जिनके वोटर कार्ड को उसी मॉडल की फोटो से जोड़ा गया था। उन्होंने बताया कि मैं अपनी माँ और भाभी को वोट डालने के लिए साथ लेकर गया था। उन्होंने 2024 में खुद अपना वोट डाला, कोई वोट चोरी नहीं है। मीडिया ने अपने फैक्ट चेक में पाया कि पिंकी और मुनीश दोनों के मामलों में उनके वोटर आईडी में पहले फोटो प्रिंट की गलती थी, जिसमें उनके गांव की दूसरी महिलाओं की तस्वीरें आ गई थी, किसी मॉडल की तस्वीर नहीं थी। अब सवाल उठता है कि राहुल जिस ब्राजीलियन मॉडल की फोटो दिखाकर वोट चोरी का दावा कर रहे थे, वो कहां से आई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि आखिर ये महिला है कौन। अब हजारों किलोमीटर दूर से इस महिला ने वीडियो बनाकर अपनी पहचान और अपना काम दोनों ही जाहिर कर दिए हैं।
इस महिला का नाम लरीसा है और कभी वो मॉडलिंग किया करती थी, लेकिन अब इस पेशे से दूर है। लरीसा का कहना है कि उसका भारत की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उसकी तस्वीर को किसी ने स्टॉक इमेज से खरीदा है और इस तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया है। दरअसल राहुल गांधी कागजों का पूरा जत्था लेकर आए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने बताया कि हरियाणा में कुल 2 करोड़ वोटर हैं और इनमें से 25 लाख वोट फर्जी थे। इसका मतलब हुआ कि हर 8 में से 1 वोटर फर्जी था। उन्होंने 5 अलग अलग कैटेगरीज बताई जिनमें वोट चोरी हुई। पहली, 5,21,000 डुप्लीकेट वोटर मिले। दूसरी, 93,174 मतदाताओं के पते गलत थे। तीसरी, 19,26,000 बल्क वोटर्स थे, यानी ऐसे वोटर जो एक ही पते पर बड़ी संख्या में रजिस्टर्ड थे। चौथी, 3.5 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। और पांचवी, फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के आधार पर भी वोट चोरी की गई। फॉर्म 6 वो आवेदन पत्र है जो नए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि फॉर्म 7 का इस्तेमाल मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए होता है। लेकिन ये महज आरोप नहीं थे, बल्कि राहुल गांधी ने दावा किया कि इस वोट चोरी के पीछे चुनाव आयोग और बीजेपी का सीधा गठजोड़ है। चुनाव हारे एंड 25 लाख इज आवर एस्टिमेटेड फेक वोटर्स। उसमें से यू कैन से, आप ये भी बोल दो कि भैया 2-3 लाख तो एक्चुअल एरर है, बोल दो। ब्राजीलियन लड़की एरर नहीं हो सकती, 100 फोटो एक बूथ में एरर नहीं हो सकता, राइट? तो 20, 22, 23 लाख तो 100% फेक है। अब 20 लाख 100% मतलब 1 में 8 फेक है। इलेक्शन होता है 2-3% का, तो अगर आपने 8% उठा के, मतलब 1/8 ले गए, 12% उठा के ले गए, तो इलेक्शन ही नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के दावे बेबुनियाद हैं और हरियाणा में मतदाता सूची के खिलाफ एक भी अपील दायर नहीं की गई। 90 विधानसभा सीटों के लिए हाईकोर्ट में सिर्फ 22 चुनाव याचिकाएं लंबित हैं। चुनाव आयोग ने सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स को डुप्लीकेट वोटर्स का संदेह था तो उन्होंने पोलिंग स्टेशन पर आपत्ति क्यों नहीं उठाई। आयोग ने यह भी कहा कि राहुल गांधी का दावा कि डुप्लीकेट वोट बीजेपी को गए सरकारी रिकॉर्ड से बिल्कुल अलग है, बल्कि कई ऐसे वोट खुद कांग्रेस को गए। चुनाव आयोग ने हाउस नंबर 0 के बारे में भी साफ किया कि ये उन इलाकों के लिए है जहां नगर पालिकाओं ने घर के नंबर अभी तक नहीं दिए हैं। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अलग बात थी उनकी जेन ज़ी युवाओं से अपील। भारत में 13 से 28 साल के 37 करोड़ जेन ज़ी युवा हैं, जो देश की कुल आबादी का 26% हिस्सा है। राहुल गांधी ने पहली बार अपने भाषण में जेन ज़ी का जिक्र करते हुए कहा कि अगर भारत के लोकतंत्र को बचाना है तो जेन ज़ी युवाओं को आगे आना होगा। India's democracy has been destroyed, and this is 100% proof that I have given you, and we have given you in Madhepura, and we have given you in Aland, that it has been destroyed. Right? So, मैं यूथ से कहता हूं, जेन ज़ी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने 2015 में एक्स, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर अकाउंट बनाया था, लेकिन 8 सितंबर 2025 तक उन्होंने कभी जेन ज़ी शब्द नहीं लिखा। लेकिन जब नेपाल, बांग्लादेश और दूसरे देशों में जेन ज़ी युवाओं ने सरकारों के खिलाफ हिंसक आंदोलन किए, उसके बाद से राहुल गांधी लगातार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कहें कि एक तरह से जेन ज़ी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते क्या हैं वो? वहीं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता के दावों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं। सुनिए मंत्री जी क्या कह रहे हैं। बार बार राहुल गांधी बोलते हैं वो एटम बम फूटने वाला है। इनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है? ये कोई विषय को लेकर के गंभीरता से आता नहीं, बोलते कि हाइड्रोजन बम फटेगा। आज का जो विषय को लेकर के मैं तो इतना दुखी हूं कि मैं इसको लेकर के आपसे बात करना पड़ रहा है। हरियाणा में चुनाव चल रहा था, उनके वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने उसी समय कहा कि हरियाणा में कांग्रेस
जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस के नेता ही हराना चाहते हैं। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में एक बात का जिक्र किया। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का वो बयान चलाया जिसमें सैनी कह रहे हैं कि मैंने शुरू से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि उनके चेहरे पर खुशी देखिए। व्यवस्था शब्द को सुनिए। हरियाणा के सीएम किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? ये वोटिंग के 2 दिन बाद का बयान है। राहुल के सवाल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई है, कांग्रेस का युवराज मुद्दाविहीन हो गया है। मुझे नहीं पता लगता क्या है क्या नहीं। मैं आज उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। समय आएगा मैं जरूर टिप्पणी करूंगा, क्योंकि उनके पास न कोई मुद्दा है न कोई विषय है। देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से 1 दिन पहले ये हाइड्रोजन बम फोड़ा। उन्होंने दावा किया कि जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में भी हो रहा है। बिहार के कुछ वोटर्स को भी मंच पर बुलाया गया, जिन्होंने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से बिना सूचना के काट दिए गए। ये पहली बार नहीं था जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला किया। इससे पहले 17 सितंबर 2025 को उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जोरदार हमला किया था और कर्नाटक की आलन सीट पर वोट काटने के मामले में उन पर सीआईडी जांच को ब्लॉक करने का आरोप लगाया था। इस पूरे विवाद में कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले। राहुल गांधी ने जिस वोटर लिस्ट को दिखाया वो मतदान से पहले की है, मतदान के बाद की नहीं। अगर मतदान से पहले की है तो ये कैसे पता चला कि इन वोटर कार्ड से चुनाव में वोट डाले भी गए या नहीं? दूसरा, अगर वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ियां थीं, तो कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स ने रिवीजन के दौरान आपत्ति क्यों नहीं उठाई? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है, जब खुद वो महिलाएं जिनके वोटर आईडी को लेकर राहुल गांधी ने ब्राजील की मॉडल का दावा किया था, वोट चोरी के आरोपों को खारिज कर रही हैं और कह रही हैं कि उन्होंने खुद अपना वोट डाला, तो क्या राहुल गांधी के पास इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत है? लेकिन एक बात तो तय है कि इन आरोपों ने सबका ध्यान फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी फोटो, डुप्लीकेट फोटो, एड्रेस मिसमैच जैसी गड़बड़ियों की तरफ तो खींच दिया है और चुनाव आयोग को ये चुनौती दी है कि वो सारे बिगड़े रिकॉर्ड्स ठीक करे। डुप्लीकेट फोटोज को पहचानने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जैसे डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये विवाद सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। बिहार चुनाव से पहले ये आरोप लगाना और जेनजी युवाओं को लोकतंत्र बचाने के लिए आंदोलन करने की अपील करना, क्या ये एक नई राजनीतिक रणनीति है या वोट चोरी की वास्तविक चिंता? न्यूयॉर्क से लेकर अमेरिका के कई शहरों में भारतीय समुदाय के लोग जश्न मना रहे हैं। न्यूयॉर्क में जश्न का कारण तो सबको पता चल ही गया है। भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए। लेकिन उनके अलावा 2 भारतीय अप्रवासी और हैं जिन्होंने अमेरिका की राजनीति में अपनी जड़ें जमा दी हैं। पहली है डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता गजाला हाशमी, जिन्होंने वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीता है। दूसरे हैं आफ्ताब पुरवाल, जो दूसरी बार ओहायो राज्य के सिंसिनाटी शहर के मेयर बने हैं। बड़ी बात यह है कि इन सभी नेताओं ने ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों को हराया है। सबसे पहले बात करते हैं गजाला हाशमी की, जो वर्जीनिया की पहली भारतीय अमेरिकी और पहली मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं। 1964 में जन्मी गजाला की जड़ें हैदराबाद से जुड़ी हैं। जब वो महज 4 साल की थी, तब उनका परिवार अमेरिका चला गया और जॉर्जिया के एक छोटे से शहर में बस गया। गजाला की कहानी एक आम अमेरिकी ड्रीम की कहानी है। उन्होंने जॉर्जिया सदर्न यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में बीए किया और फिर एमरी यूनिवर्सिटी से अमेरिकी साहित्य में पीएचडी हासिल की। अपने करियर का बड़ा हिस्सा उन्होंने प्रोफेसर के रूप में बिताया, पहले यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड में और फिर रेनॉल्ड्स कम्युनिटी कॉलेज में। 2019 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और वर्जीनिया स्टेट सेनेट के लिए चुनाव लड़ा। ये चुनाव बेहद चर्चित था क्योंकि ये सीट रिपब्लिकन के पास थी। गजाला ने रिपब्लिकन ग्लेन स्टर्टलैंड को हराकर इतिहास रच दिया और वर्जीनिया की पहली मुस्लिम महिला स्टेट सेनेटर बनी। 2023 में वो दोबारा चुनी गई। सेनेट में गजाला ने महिलाओं के रिप्रोडक्टिव राइट्स के लिए मजबूती से आवाज उठाई। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया जो वर्जीनिया के लोगों को अबॉर्शन की सुविधा सुरक्षित करता था। ये बिल दोनों सदनों में पास हो गया, लेकिन गवर्नर
ग्लेन यांकिन ने इसे वीटो कर दिया। अबॉर्शन राइट्स अमेरिका में हमेशा से एक विवाद का मुद्दा रहा है और अब 2025 में 61 साल की गजाला हाशमी ने एक और बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉन रीड को हराकर वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीत लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर वो स्टेट सेनेट की अध्यक्षता करेगी और टाई की स्थिति में निर्णायक वोट डालने का अधिकार रखेंगे। ये पद और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डेमोक्रेट्स के पास अब सेनेट में 20-19 का बहुमत हो गया है। वर्जीनिया सेनेट में कुल 40 सीटें हैं। इस समय डेमोक्रेट्स के पास 20, रिपब्लिकन्स के पास 19 और एक सीट लेफ्टिनेंट गवर्नर की। ये एक बहुत ही नाजुक बहुमत है, सिर्फ एक सीट का फर्क। एक सीट के बहुमत का मतलब है कि हर वोट मायने रखता है। अगर रिपब्लिकन गवर्नर ग्लेन यांकिन जैसे नेता कोई रूढ़िवादी बिल पास करवाना चाहें और 1-2 डेमोक्रेट सेनेटर भी उनका साथ दे दें तो गजाला का निर्णायक वोट ही उस बिल को रोक सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो गजाला हाशमी अब वर्जीनिया की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक बन गई है। उनका एक वोट कई महत्वपूर्ण बिलों की किस्मत तय कर सकता है। यही कारण है कि ये जीत सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आफ्ताब कर्मा सिंह पुरवाल की, जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आफ्ताब का पूरा नाम उनके परिवार की अनोखी यात्रा को बयां करता है। आफ्ताब की मां एक तिब्बती शरणार्थी है जिन्हें बचपन में ही चीनी कम्युनिस्ट कब्जे से बचने के लिए अपने परिवार के साथ तिब्बत से भागना पड़ा। हिमालय पार करते हुए नेपाल होते हुए वो भारत पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिण भारत के एक शरणार्थी शिविर में अपना बचपन बिताया। उन्होंने मैसूर के एक स्कूल में पढ़ाई की और फिर कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली गई। यहां उनकी मुलाकात आफ्ताब के पिता से हुई, जो एक पंजाबी परिवार से थे। आफ्ताब के दादा ब्रिगेडियर अजीत सिंह भारतीय सेना में थे। पुरेवाल उपनाम उस गांव से आता है जहां से उनका परिवार था। पिता ने अपने सिख धर्म की परंपरा के अनुसार बेटे को सिंह नाम दिया, जिसका मतलब होता है शेर। कर्मा उनका तिब्बती नाम है और आफ्ताब एक पुराना फारसी शब्द है जिसका मतलब है सूरज की रोशनी। उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्त भविष्य की तलाश में आफ्ताब के माता पिता अमेरिका चले गए। 1982 में ओहायो के बीवर क्रीक नाम के एक छोटे से शहर में आफ्ताब का जन्म हुआ। बचपन से ही आफ्ताब को राजनीति में रुचि थी। उन्होंने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी से लॉ की डिग्री हासिल की। लॉ स्कूल में उन्होंने घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद की। 2008 में वो वॉशिंगटन डीसी में वकील के तौर पर काम करने लगे। फिर 2012 में सिंसिनाटी वापस आए और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम किया। 2021 में आफ्ताब ने इतिहास रच दिया जब वो सिंसिनाटी के पहले एशियन अमेरिकन मेयर बने और अब 5 नवंबर 2025 को 43 साल के आफ्ताब ने दोबारा मेयर का चुनाव जीत लिया। खास बात यह है कि इस बार उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कोरी बोमन को हराया है, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के सौतेले भाई हैं। और अब बात सबसे बड़ी जीत की, जोहरान ममदानी, जो अब न्यूयॉर्क सिटी के 111वें मेयर बन गए हैं। ये जीत इसलिए और खास है क्योंकि न्यूयॉर्क अमेरिका की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला शहर है, लेकिन यहाँ कभी कोई मुस्लिम मेयर बना नहीं। 1991 में युगांडा के कंपाला में जन्मे जोहरान के माता पिता दोनों भारतीय मूल के हैं। उनकी मां मीरा नायर एक विश्वविख्यात फिल्मकार है। जोहरान के पिता महमूद ममदानी भी कम प्रभावशाली नहीं है। 1946 में मुंबई में जन्मे और कंपाला में पले बढ़े महमूद अफ्रीका के सबसे प्रभावशाली विद्वान में से एक हैं। 1972 में जब युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने 60,000 एशियाई लोगों को देश से निकाल दिया था, तब महमूद भी उनमें से एक थे। हार्वर्ड से पीएचडी करने के बाद उन्होंने तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा और अमेरिका में पढ़ाया। अब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। जोहरान का बचपन दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में बीता और 7 साल की उम्र में वो न्यूयॉर्क आ गए। 2018 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता हासिल की। 34 साल के जोहरान एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं और क्वींस से स्टेट असेंबली के सदस्य रहे हैं। जोहरान की जीत की कहानी बेहद दिलचस्प है। उन्होंने अपना वोट बैंक पुख्ता करने के लिए 50 से ज्यादा मस्जिदों का दौरा किया। कई बार तो एक ही मस्जिद में बार-बार गए। ला गार्डिया एयरपोर्ट पर टैक्सी ड्राइवर्स से मिले, जिनमें से कई उनकी तरह साउथ एशियन मुस्लिम्स थे।
उन्होंने जैक्सन हाइट्स के मशहूर रेस्टोरेंट कबाब किंग में इंटरव्यू दिए और फूड वेंडर्स के साथ वीडियोस बनाकर महंगाई को समझाया। इतना ही नहीं, हाथ से बिरयानी खाते हुए उनकी फोटो भी वायरल हुई, जिस पर विरोधियों ने निशाना भी साधा। जून 2025 में उन्होंने प्राथमिक चुनाव जीता और 4 नवंबर को उन्होंने पूर्व गवर्नर और निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रू कुमो को हराकर फाइनल चुनाव जीत लिया। 1 जनवरी 2026 को वो न्यूयॉर्क के मेयर का पद संभालेंगे। ये तीनों कहानियां भारतीय अप्रवासी समुदाय की सफलता का प्रतीक है। एक और गजाला है जो 4 साल की उम्र में अमेरिका गई और अपनी मेहनत से प्रोफेसर से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक का सफर तय किया। दूसरी ओर आफ्ताब है, जिनकी मां एक तिब्बती शरणार्थी थी जो भारत के शरणार्थी कैंप में पली बढ़ी। और तीसरे हैं जोहरान, जिनके माता पिता दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कलाकार और विद्वान। इन तीनों की जीत ये साबित करती है कि अमेरिकन ड्रीम अब भी जिंदा है। चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से आए, मेहनत और दृढ़ संकल्प से आप सफलता की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच सकते हैं। दूसरी बड़ी समानता है, इन तीनों में से 2 मुस्लिम हैं और ये बात बेहद अहम है, खासकर उस देश में जहां 9/11 के बाद से इस्लामोफोबिया एक बड़ी समस्या रही है। जोहरान ममदानी ने 24 अक्टूबर को ब्रॉन्क्स के इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बाहर एक भावुक भाषण दिया था। उन्होंने याद किया कि 6 साल पहले जब वो असेंबली का चुनाव लड़ रहे थे, तब एक अंकल ने उन्हें सलाह दी थी कि खुद को मुस्लिम के रूप में पहचानना दो। लेकिन जोहरान ने कहा, वो दौर खत्म हो गया है, मैं अब अपनी पहचान को परछाई में नहीं ढूंढूंगा बल्कि रोशनी में लेकर आऊंगा। इन चुनावों के आखिरी दिनों में जोहरान के खिलाफ इस्लामोफोबिक हमले हुए। उनके विरोधियों ने उनके धर्म को मुद्दा बनाया, लेकिन न्यूयॉर्क की जनता ने उनके साथ खड़े होकर इतिहास रच दिया। गजाला हाशमी अमेरिका में राज्य स्तरीय पद जीतने वाली पहली मुस्लिम महिला बन गई। मुस्लिम नेताओं की सफलता कोई अचानक आई लहर नहीं है। पिछले 2 दशकों में अमेरिका में मुस्लिम प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ा है। फिलहाल अमेरिकी कांग्रेस में 4 मुस्लिम सांसद हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश भर में करीब 80 से ज्यादा मुस्लिम स्थानीय प्रतिनिधि चुने जा चुके हैं। मिशिगन और न्यूयॉर्क जैसे राज्यों में अब कई बड़े शहरों की कमान मुस्लिम नेताओं के हाथों में है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में मुस्लिम आबादी अब भी सिर्फ 1.1% है। इसके बावजूद उनका राजनीतिक प्रभाव आबादी से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा है। इस बदलाव के पीछे नई पीढ़ी के नेताओं की अहम भूमिका रही है, जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं और पारंपरिक राजनीति के तरीकों से हटकर युवाओं तक पहुंच बना रहे हैं। इन तीनों की जीत का राजनीतिक महत्व बहुत गहरा है, जो ये साबित करती है कि अमेरिकी वोटर सिर्फ धर्म या नस्ल के आधार पर वोट नहीं करते, बल्कि वो उन नेताओं को चुनते हैं जो उनकी समस्याओं को समझते हैं और उन्हें हल करने की क्षमता रखते हैं। जोहरान ममदानी की जीत खासतौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका पूरा कैंपेन खर्चे कम करने के मुद्दे पर केंद्रित था। गजाला हाशमी की जीत महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बड़ा कदम है। आफ्ताब पुरेवाल की दूसरी बार की जीत ये दिखाती है कि वो सिंसिनाटी के लोगों के बीच कितने लोकप्रिय हैं। ट्रंप को लगाए झटका उनकी राजनीति के लिए एक चेतावनी है। वोटर्स ने साफ संदेश दिया है कि वो विभाजनकारी राजनीति के बजाय उन नेताओं को चुनेंगे जो उनकी असली समस्याओं को हल करने पर ध्यान देते हैं। जैसे जैसे 2026 के मिड टर्म इलेक्शन और 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नजदीक आएंगे, इन जीतों का असर और साफ दिखेगा। अब देखना है कि इन नतीजों का ट्रंप और उनके बयानों पर कितना असर होगा। लखनऊ के सबसे पॉश इलाकों में से एक डालीबाग, जहां से लगभग सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास, गवर्नर हाउस, डीजीपी ऑफिस ये सब हैं, जहां मंत्री विधायक रहते हैं। इस इलाके में एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपए से ऊपर है। यहां एक गरीब आदमी घर खरीदने की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसी इलाके में 72 गरीब परिवारों को अपने घर की चाबी मिली और ये घर बने हैं उस जमीन पर जो कभी पूर्वांचल के सबसे खतरनाक माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी। लखनऊ के दिल कहे जाने वाले हजरतगंज के पॉश डालीबाग इलाके में लगभग 2322 वर्ग मीटर की जमीन को 2020 में योगी सरकार ने बुलडोजर की ताकत से मुक्त कराया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA ने करीब 100 करोड़ रुपए की जमीन पर
सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत ये फ्लैट्स बनवाए हैं। एक फ्लैट की कीमत 10,70,000 रुपए है। इन फ्लैट्स में साफ पानी, बिजली, सुरक्षा व्यवस्था और दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा दी गई है। एलडीए ने बताया कि योजना के लिए 4 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इस दौरान करीब 8,000 लोगों ने पंजीकरण कराया था। लॉटरी में चुने गए 72 परिवारों को सीएम योगी ने मंच पर चाबियां सौंपी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने अपराधियों को लेकर क्या कहा, तो सुनिए। कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। एक जमाना था जब मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया का काफिला निकलता था तो चीफ जस्टिस की गाड़ी को भी रोक दिया जाता था। मुख्तार और अतीक कहीं भी, कभी भी, किसी भी जमीन पर कब्जा कर सकते थे। वो महल भी बना सकते थे और मॉल भी, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस सर्कल को तोड़ दिया। अतीक और उससे जुड़े लोगों की 1600 करोड़ की संपत्ति से कब्जा हटा लिया गया। मुख्तार और उसके गैंग की 600 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त हुई या उस पर बुलडोजर चले। सबसे बड़ा काम लखनऊ में हुआ। माफिया के महल की मिट्टी पर गरीब को फ्लैट मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन फ्लैट्स का उद्घाटन किया और खुद आकर गरीबों को फ्लैट की चाबी सौंपी। सोनू कुमार कनौजिया, जो दूध बेचने का काम करते हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तारा देवी, शिखा अग्रवाल, सचिन कुमार सिंह सब भावुक हो उठे। वो कई सालों से किराए के मकानों में रहते थे। अब उन्हें लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में अपना घर मिल गया है। अब ये लोग सीएम योगी को दुआएं दे रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, जिसका विवरण कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि एक सपना साकार हुआ। जी बिल्कुल सर, जैसे कि हम विकलांग हैं, हमेशा से मेरी मम्मी ने मेरी बहुत मदद किया है। हर संघर्ष उन्हीं से मैंने सीखा है करना, और आज अपना घर होने से ये लग रहा है कि अब मैं अपने माँ बाप को अपने साथ रख सकती हूँ। बहुत जीवन की सबसे बड़ी खुशी हुई है। मुझे तो सर लग रहा था कि मेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा बिना मकान के, लेकिन योगी जी की कृपा से वो सपना मेरा पूरा हो गया। जो मैंने कभी सोचा था कि मेरा मकान हो लखनऊ में, मैं भी अपने बच्चों को वहाँ पे रख सकूं। मुख्तार अंसारी, जिसने अपनी 63 साल की जिंदगी में ज्यादातर वक्त अपराध, हत्या और जबरन वसूली के आरोपों में घिर कर बिताया, या कहें यही काम करके बिताया। 1978 की बात है, जब मुख्तार सिर्फ 15 साल का था। गाजीपुर के सैदपुर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ, अपराध एक धमकी का। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन पूरे पूर्वांचल में दहशत का पर्याय बन जाएगा। 1986 तक आते आते मुख्तार कॉन्ट्रैक्ट माफिया सर्कल में एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। उस साल गाजीपुर के मोहम्मदपुर थाने में उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ और फिर तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं था। अगले दशक में 14 और गंभीर मामले दर्ज हुए। पूर्वांचल में जहां जमीन जायदाद के सौदे और रेलवे के टेंडर से गैंग वॉर्स होते थे, मुख्तार ने अपनी एक अलग पहचान बना ली। गाजीपुर, मऊ और वाराणसी में उसका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। प्रॉपर्टी के धंधे और कॉन्ट्रैक्ट्स के काम से शुरुआत करने वाला मुख्तार 1990 के दशक की शुरुआत में जुर्म का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर चुका था। 29 नवंबर 2005 की सुबह, यह तारीख उत्तर प्रदेश की राजनीति में काले अक्षरों से लिखी गई। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय अपने गांव में एक शादी में शामिल होने गए थे। उन्हें खतरे की सूचना मिली थी, लेकिन उन्हें एक क्रिकेट मैच के लिए राजी कर लिया गया। बुलेट प्रूफ गाड़ी और गार्ड्स नहीं ले जाने के लिए समझाया गया। और फिर जब वो घर वापस लौट रहे थे तो ऑटोमेटिक राइफलों से लैस हमलावरों ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। कृष्णानंद राय समेत कुल 7 लोग इसमें मारे गए। ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। 2002 में कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को विधानसभा चुनाव में हराया था। यह हत्या उसी का बदला मानी गई। इस हत्या के बाद तो तूफान आ गया।
अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन शुरुआत में सरकार ने इनकार कर दिया। जांच के लिए नियुक्त एसपी भजनी राम मीणा ने दबाव की शिकायत करते हुए केस छोड़ दिया। 6 महीने बाद सीबीसीआईडी ने भी हार मान ली। आखिरकार कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर करनी पड़ी। तब जाकर 2006 में सीबीआई जांच का आदेश हुआ। मुख्तार सिर्फ माफिया नहीं था, वो एक चालाक राजनेता भी था। 1996 में उसने अपना पहला चुनाव जीता, अपने गृह क्षेत्र मऊ से। उसके बाद वो लगातार 5 बार मऊ से विधायक बना। वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता था, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी उसके संपर्क थे। 2005 में मऊ दंगों के दौरान मुख्तार को कर्फ्यू लगे इलाके में खुली जीप में हथियार लेकर घूमते हुए देखा गया। उस समय उसका रुतबा इतना था कि किसी की हिम्मत नहीं थी उसे रोकने की। कहा जाता था कि जेल की सलाखों के पीछे से भी वो पूर्वांचल में विधायकों की जीत हार तय कर देता था। मुख्तार के पास दर्जनों दुकानें थी, होटल थे, मॉल्स थे, कोठियां थी और सब कुछ अवैध कब्जे से बनाया गया था। मुख्तार के खिलाफ 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें से 16 हत्या के थे। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद तस्वीर बदल गई। योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई। मुख्तार के गिरोह के 297 सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। 175 लाइसेंसधारी हथियारों की जांच की गई। 5 गैंग मेंबर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत गिरोह के 164 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज हुए और 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया गया। सितंबर 2022 से मार्च 2024 के बीच मुख्तार को 8 मामलों में सजा हुई। अप्रैल 2023 में उसे कृष्णानंद राय हत्याकांड में 10 साल की सजा सुनाई गई। मार्च 2024 में फर्जी हथियार लाइसेंस के मामले में उसे उम्र कैद की सजा मिली। पहला केस 1978 में दर्ज हुआ था, लेकिन पहली सजा 2022 में हुई। ऐसा था मुख्तार का दबदबा। 28 मार्च 2024 की शाम बांदा जेल में बंद 63 वर्षीय मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई। उसने उल्टी की शिकायत की और बेहोश हो गया। शाम 8:25 पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई और इस तरह उसके काले साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। और आज जिस जमीन पर कभी माफिया मुख्तार का महल खड़ा था, उसी जमीन पर गरीबों के सपने पूरे हो रहे हैं। मुख्तार अंसारी की कहानी एक सबक है, एक ऐसा सबक जो बताता है कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कानून उससे बड़ा होता है। कितना भी ताकतवर माफिया क्यों ना हो, न्याय उससे बलवान होता है। और कितना भी बड़ा मुख्तार अंसारी क्यों ना हो, उसका जवाब देने के लिए एक योगी आदित्यनाथ जरूर आता है। चंडीगढ़ नगर निगम ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पेट एंड कम्युनिटी डॉग्स बाय लॉज 2025, जिसके तहत 6 खतरनाक माने जाने वाली कुत्तों की नस्लों को रखने, पालने और ब्रीड करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन नस्लों पर बैन लगा है उनमें अमेरिकन पिटबुल टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, बुल टेरियर, रॉटविलर, डोगो आर्जेंटिनो और केन कॉर्सो शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि चंडीगढ़ को अचानक ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल पूरे देश में कुत्तों के हमलों की घटनाएं चिंताजनक रफ्तार से बढ़ रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 में ही पूरे देश में 4,30,000 से ज्यादा डॉग बाइट्स के केस रिपोर्ट हुए। सिर्फ दिल्ली की बात करें तो 2022 में 6,691 मामले थे, 2023 में बढ़कर 17,874 हो गए और 2024 में संख्या 25,210 तक पहुंच गई। यानी सिर्फ 2 साल में 277% की बढ़ोतरी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2025 तक की संख्या 91,000 को पार कर गई थी। और ये सिर्फ दिल्ली नहीं है, गौतम बुद्ध नगर में जनवरी से मई के बीच ही 74,550 एनिमल बाइट इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हुए। इन बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। अगस्त 2025 में जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर्स में रखने का आदेश दिया। हालांकि बाद में 22 अगस्त को
3 जजों की बेंच ने इस फैसले में संशोधन किया और कहा कि कुत्तों को स्टरलाइज और वैक्सीनेट करके उसी इलाके में वापस छोड़ा जा सकता है। खतरनाक माने जाने वाले कुत्तों को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला केवल प्रतिबंध तक सीमित नहीं है। नए नियम बेहद सख्त और व्यापक हैं। जिनके पास पहले से ये नस्लें हैं, उन्हें 45 दिन का बफर पीरियड मिलेगा रजिस्ट्रेशन कराने। इसके बाद अगर कोई ब्रीडर, पेट शॉप ओनर या कोई व्यक्ति इन नस्लों को रखता पाया गया तो तुरंत कुत्ते को जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी लगेगा। जिनके कुत्ते पहले से रजिस्टर्ड हैं, उन पर भी शर्तें हैं। उन्हें वॉक के दौरान कुत्ते को हमेशा मजल यानी जो मुंह बंद करने वाली एक चीज होती है वो पहनाना होगा और मजबूत पट्टे से बांध कर रखना होगा। इतना ही नहीं, इन कुत्तों को नगर निगम में रजिस्टर्ड डॉग ट्रेनर से ट्रेनिंग दिलवाना अनिवार्य है ताकि वो शांत और कंट्रोल रहे। इसके अलावा सुखना झील, रोज गार्डन और रॉक गार्डन जैसी सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को ले जाना पूरी तरह से बैन है। सबसे सख्त नियम यह है कि कुत्तों को सार्वजनिक जगहों जैसे पार्क, स्ट्रीट्स या रोड्स पर शौच नहीं करा सकते। अगर आपका पेट डॉग पब्लिक स्पेस में शौच करता है तो मालिक को तुरंत पूप बैग में डालकर सही तरीके से डिस्पोज करना होगा, वरना जुर्माना लगेगा। अब मैं आपको कुत्तों की नस्लों के बारे में बताती हूँ जिन पर बैन लगाया गया है। अमेरिकन पिटबुल टेरियर, ये मूल रूप से इंग्लैंड से आया एक मजबूत कुत्ता है। वजन 13 से 27 किलो के बीच, ऊंचाई 43 से 53 सेंटीमीटर। ये परिवार से प्यार करता है और बेहद एथलेटिक है, लेकिन अगर गलत ट्रेनिंग दी जाए तो बेहद आक्रामक हो सकता है। इसलिए इसे जिम्मेदार और अनुभवी मालिक की जरूरत होती है। यूनाइटेड केनल क्लब से ये मान्यता प्राप्त है। अमेरिकन बुलडॉग अमेरिका में फार्म के कामों के लिए विकसित हुआ। 20 से 25 इंच लंबा, 27 से 45 किलो के बीच, मजबूत जबड़े और चौड़ा सिर इसकी पहचान। परिवार के साथ सौम्य लेकिन अजनबियों से सतर्क। इसके लिए नियमित व्यायाम बहुत जरूरी होता है, वरना ये अग्रेसिव, खूंखार हो जाता है। ये 10 से 12 साल तक जीते। ये कुत्ता अमेरिकन केनल क्लब से मान्यता प्राप्त है। बुल टेरियर, इसका अंडाकार सिर और छोटी आंखें इसे एक अनोखा लुक देती हैं। मूल रूप से इंग्लैंड से है। बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, लेकिन ट्रेनिंग अनिवार्य है। वजन 20 से 30 किलो के बीच। इसका रंग सफेद, काला हो सकता है या ये स्ट्राइप्ड भी होता है। रॉटविलर जर्मन ब्रीड, रोमन काल से पशु चरवाहा और पहरेदार के रूप में इस्तेमाल होता था। 22 से 27 इंच लंबा, 36 से 61 किलो तक वजन, वफादार और बुद्धिमान, लेकिन परिवार के प्रति प्रेमपूर्ण होते हुए भी अजनबियों से बहुत सतर्क रहता है। इसको सही ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। डोगो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में बड़े शिकार के लिए विकसित किया गया। एथलेटिक बॉडी, बेहद शक्तिशाली, परिवार के प्रति स्नेहपूर्ण लेकिन बहादुर और सुरक्षात्मक। ट्रेनिंग में बुद्धिमान पर जिद्दी भी होता है। केन कॉर्सो, रोमन वॉर डॉग्स का वंशज, मास्टिफ ब्रीड, आत्मविश्वास से भरा, संपत्ति की रक्षा के लिए जाना जाता है। बच्चों के साथ सौम्य, लेकिन इसे अनुभवी मालिक की सख्त जरूरत होती है। चंडीगढ़ नगर निगम ने नए बायलॉज में कम्युनिटी डॉग्स और आवारा कुत्तों के बारे में भी प्रावधान दिए हैं। केयर गिवर्स या फीडर सिर्फ तय जगहों पर ही खाना खिला सकते हैं। फीडिंग के दौरान सफाई का ध्यान रखना होगा। अगर कोई पब्लिक प्लेस में कुत्तों के लिए खाना फेंकता है तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। एक तरफ पशु कल्याण संगठन आवारा कुत्तों को हटाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के किसी भी प्रयास का विरोध करते हैं, वहीं दूसरी तरफ निवासी ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी लोग आक्रामक आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखने की मांग कर रहे हैं। भारत में कानून के अनुसार आवारा कुत्तों को मारा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि अगर किसी कुत्ते ने किसी इंसान को मार भी दिया है तो भी उसे वैक्सीनेट करके वापस उसी इलाके में छोड़ना होता है। यही विरोधाभास समाज में बहस का विषय बन गया है। इंसानों की सुरक्षा पहले या जानवरों के अधिकार?
चंडीगढ़ का फैसला शायद दूसरे शहरों के लिए एक मॉडल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जल्द ही पूरे देश के लिए एक समान नीति बनाई जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ कुछ नस्लों पर बैन लगाना काफी है? आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या, नसबंदी कार्यक्रमों की विफलता और अपर्याप्त शेल्टर्स, ये सब मिलकर एक जटिल समस्या बनाते हैं। जो बात साफ है वो ये कि समाधान संतुलित होना चाहिए। ना तो जानवरों के प्रति क्रूरता होनी चाहिए, ना ही इंसानों की सुरक्षा से समझौता। चंडीगढ़ ने एक शुरुआत की है। सख्त नियम, जिम्मेदार पालन और पब्लिक सेफ्टी को प्राथमिकता। अब देखना यह है कि दूसरे शहर इस मॉडल को कैसे अपनाते हैं और क्या यह समस्या का असली समाधान बन पाता है या नहीं। तो खबरें अनकही में आज इतना ही। चलते चलते आपको दिखाती हूँ वो तस्वीरें जो प्रधानमंत्री आवास से आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी 5 नवंबर को महिला वनडे विश्व कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय टीम से मुलाकात की। इसका पूरा वीडियो प्रधानमंत्री के एक्स हैंडल से आज जारी किया गया। इसमें बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी चैंपियन टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों और कोच को लड्डू बांटते दिखे। इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लड्डू बांटने के दौरान पीएम मोदी ने डीएसपी दीप्ति शर्मा और जेमिमा को लड्डू लेने को कहा। मतलब इस तरह की बिल्कुल बातें हो रही हैं। फिर खिलाड़ियों से पूछा कि अभी तो टीम वाले खाने के लिए रोकेंगे तो नहीं। इस पर स्मृति मंदाना ने चुटकी लेते हुए कहा, सर पहली बार खा रहे हैं मिठाई। फिर पीएम मोदी ने कहा, आप सभी के लिए भेल आई है। तो मंदाना ने कहा, भेल हमें बहुत पसंद है। फिर पीएम मोदी ने कहा, दीप्ति के लिए पनीर है, भिंडी के साथ नहीं है। देखिए तस्वीरें, सुनिए ये बातचीत। जाने वाले बच्चों का एरिया आपको इतना सबकी याद कैसे रखता? मैं वर्तमान में जीता हूँ। आपको कोई कुछ दे नहीं रहा। नहीं सर, बैठे। क्या पसंद है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लेकिन मैं देना हूँ, पसंद है कि नहीं ऐसे